ये आप सभी जानते हैं कि अमित शाह के ऊपर बहुत सारी एफआईआर भी हुई थी और बहुत सारे केसेस भी थे। लेकिन ऐसा एक केस जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ गया था, तो वो क्या था केस? आइए हम देखते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है शराबुद्दीन शेख के साथ में। आखिर कौन है ये और कौन है इनके साथ में ये महिला? तो शराबुद्दीन शेख, बहुत अच्छी इनकी हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं। 40 एके 47 असॉल्ट राइफल्स दैट वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस इन झरानिया विलेज, ये उनके गांव से रिकवर हुई थी इन 1995 में। जिस समय उनको मारा गया था, 60 पेंडिंग केसेस थे उनके अगेंस्ट में। और ये बोला जाता था कि ये एक माफिया थे और उनका काम क्या था, गुजरात और राजस्थान के जो मार्बल फैक्ट्रीज हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं उनसे पैसा हड़पना। तो ये आर्म्स की स्मगलिंग भी करते थे मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर एनडीटीवी का ये कहना है कि आंसर इज लाइकली टू डिपेंड ऑन हु इज टॉकिंग। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अगर मान लीजिए कोई मेरा बहुत खास है तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा बोलूंगी। लेकिन अगर मेरे कोई मैं किसी इंसान को पसंद नहीं करती हूँ तो मैं 10 बातें बड़ा चढ़ा के भी बोलूंगी। तो डिपेंड करता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन थे, तो इसका आंसर जो है, कौन आंसर दे रहा है, इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर रिसर्च आप देखेंगे तो भाई, अगर 60 केसेस है, मैं कहती हूँ कि अगर एक भी सच होगा तो ये इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। और बहुत कोई अच्छी बात नहीं है क्रिमिनल हिस्ट्री होना। तो उसके नज़रिए से देखें तो एक गुंडे थे ये, मैं अगर सिंपल सादा-सी भाषा में बात करूँ। अब यहाँ पे आते हैं डीजी बंजारा जी, जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, और ये है हमारे पिक्चर सोहराबुद्दीन शेखू की। तो देखिए, क्या कहानी होती है। बेसिकली अब कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, सबके अपने अलग-अलग एंगल्स हैं। पुलिस के जो दस्तावेज़ हैं वो कुछ और कहते हैं, सीबीआई के कुछ और कहते हैं, और कहीं न कहीं आर्काइव्स में ये जो केस है पड़ा हुआ है। क्योंकि ये केस अब बंद भी हो चुका है। तो 23 नवंबर को ये जो शख्स हैं और इनकी वाइफ़, ये जा रहे होते हैं हैदराबाद से अहमदाबाद, और वहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, वो पकड़ लेता है उनको। तो ये बेसिकली कहानी की बस शुरुआत है। इसमें क्या सच है, क्या सच नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। गुजरात पुलिस के नैरेटिव्स बोलते हैं कि सोहराबुद्दीन एक गैंगस्टर थे और मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे। अब गैंगस्टर को जब पुलिस देखेगी तो पुलिस पीछे भागेगी। तो वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और अपने बचाव में वो क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। तो इसी बचाव में पुलिस के साथ जब मुठभेड़ होती है तो उनको 8 गोलियाँ लग जाती हैं और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। तो ये गुजरात पुलिस का ये कहना था, और उनके साथ में ये भी गुजरात पुलिस का दावा था उस टाइम पे। हमारे डीजी बंजारा जी ने बोला था कि पाकिस्तान के कहने पे गुजरात में ये आके क्या करना चाह रहे थे, टॉप पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी हत्या का इनका प्लान था। तो उनकी ऑन द स्पॉट फिर डेथ हो जाती है, जहाँ पर उनको मार दिया जाता है। अब बहुत सारी कहानियाँ क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, हम इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। शहाबुद्दीन को लेकर बहुत सारे और भी स्पेक्युलेशंस हैं। एक कहानी हमारी यह भी कहती है कि शहाबुद्दीन करप्ट कॉप्स के लिए काम करता था। अब ये करप्ट कॉप्स के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल है, हमारा इनका भू माफिया के साथ में इनका कनेक्शन था, ये उनसे एक्सटॉर्ट करते थे, पैसे लेते थे। अब इनसे क्या हो चुके थे कि सारे जितने बिजनेसमैन थे वो नाराज हो चुके थे कि भाई, तुम तो हमसे इतना इतना पैसा ले लेते हो। तो सीबीआई चार्जशीट में शहाबुद्दीन के क्राइम पार्टनर ने बताया कि आईपीएस ऑफिसर, ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है अभय चौदसमा सिंह। तो अभय चौदसमा जी जो हैं, उनके ऊपर आरोप ये लग गया कि भई आपने क्या करा, आपने तो जो था कि पैसा लेके बिज़नेसमैन से 75-25 की पार्टनरशिप कर ली। तो बेसिकली बाद में ये भी होता है, ये भी एक कहानी बन के रहेगी, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेज़ जो थे, जो सीबीआई के द्वारा लगाए गए थे, उसमें कोई प्रूफ नहीं था, तो बाद में इनको प्रमोशन भी मिल जाता है। तो ये कहानी का एंड तो यहाँ पर आ जाता है। अब इस केस में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस ऑफिसर आती हैं हमारी गीता जौहरी जी। तो जो रिक्वेस्ट करती हैं कि केस को देखिए सीबीआई को सौंप देना चाहिए। अब यहाँ पे कहानी ट्विस्ट ये रहती है कि जब अमित शाह के इन्वॉल्व होने की बात आती है, तो पहली बार जो था गीता जौहरी के कहने पे एक रिपोर्ट आई थी। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उस रिपोर्ट में आई थी कि अमित शाह भी इस केस में इन्वॉल्व है। अब देखिए, केस यहाँ तक ठीक है, सिंपल सा चल रहा है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला नहीं लग रहा है कि ठीक है, क्रिमिनल था, मारा गया। लेकिन जब ये केस और आगे बढ़ता है, नवंबर 2006 में एक खुलासा आता है। ये है हमारे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट प्रशांत दयाल। इन्होंने फर्स्ट टाइम दिव्या भास्कर गुजराती न्यूज़पेपर में फेक एनकाउंटर को न्यूज़ को पब्लिश किया। और उन्होंने rediff.com के दिए गए इंटरव्यू में ये भी बताया कि अल्कोहल पार्टी में हाई ऑफिशियल्स ने बताया था कि बुरखे में कौसर बाई को एक फार्म हाउस में रखा गया था।
तो कहानी यहाँ पे ट्विस्ट अभी भी क्या है कि ठीक है, देखिए पति पत्नी को तो पकड़ लिया गया है, हस्बैंड वाइफ को पकड़ लिया गया, पति को मार दिया गया है और पत्नी को क्या कर दिया, एक फार्म हाउस में बंद कर दिया है। ठीक है, क्रिमिनल की वाइफ है, लेकिन क्या क्रिमिनल की वाइफ होने का इतना बड़ा गुनाह होना चाहिए कि रिपोर्ट्स में जो खुलासा हुआ वो ये हुआ कि उनके साथ में रेप तक की घटना हो गई। अब आप इन पिक्चर्स को देखिए, कहीं न कहीं बहुत नॉर्मल सी एक जो है महिला लग रही हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि क्रिमिनल की वाइफ़ है तो उनके साथ में रेप होना चाहिए। और खुलासा ये भी हुआ कि उनके जो ज़िंदगी के अंतिम क्षण थे वो बहुत ही दुखद थे। और जब कोई भी रेप केस इंडिया में पब्लिश होता है, आता है, घटना आती है, तो कहीं न कहीं हम सब लोग अंदर से एकदम झंजोड़ जाते हैं, हमें डर लग जाता है। तो कौसर बाई की कहानी ये बड़ी दुखद रही क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं था कि उनके पति की तो हत्या कर दी गई है, 4 दिन के बाद ही। लेकिन बाद में जब पता चला, उनको पैसे देके रफ़ा-दफ़ा करने की बात हुई थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु की बात सुन के वो एकदम से आग बबूला हो गईं। और वहाँ पे उनके साथ में क्या हुआ, उनको पहले तो रेप करा गया, उसके बाद में उनको मारा गया और मारने के बाद में बॉडी को जला दिया गया। और ये सब चीज़ें जो थी सिर्फ़ कहीं-कहीं है, इनका कोई जो है प्रूफ़ नहीं है, कहीं पे भी कोई चीज़ जो है बाहर आई ही नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बड़ी ही खराब होती चली जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फेक एनकाउंटर जो था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ा-सा जो भी चीज़ें रिपोर्ट्स आती हैं, पब्लिश होती हैं, तो ये 3 ऑफ़िसर्स जो होते हैं वो उस टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये थे डीजी बंजारा जी, राजकुमार पांडियन एंड हमारे थर्ड जो थे वो दिनेश जी थे। तो यहाँ 3 ऑफ़िसर्स को अरेस्ट भी किया जाता है। अब ये रेप केस जो थी इसमें कौसर बाई के साथ में जो रेप हुआ था बिफोर किलिंग, ये एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था ये रिपोर्ट, एक्स एटीएस ऑफिसर टू सीबीआई। कौसर बाई वाज रेप्ड बाय अ सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर ने उनके साथ में रेप किया था। अगर आप इस हेडलाइन को टाइप करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास में इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आ जाएगा। हु वाज पार्ट ऑफ द एटीएस टीम। अब सोचिए कि पुलिस के पास में जाया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए और वहीं पुलिस कर्मी जो हैं वो रेप कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है, ह्यूमन राइट्स की हत्या है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस जब हुआ था उनको उसके बाद में फिर मर्डर भी कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल भी इसको पढ़ने में भी नहीं अच्छा लग रहा। तो आखिरकार फिर हम यहाँ पे जब केस जब थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, 2010 में सीबीआई ने अमित शाह को इस केस में लिंक होने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। लेकिन देखिए बस ये था कि सीबीआई से अरेस्ट तो हुए थे लेकिन 3 महीने के बाद में बेल पे छूट गए थे। तो एज़ सच कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हुआ था कि उनके जो केस में जितने भी चीज़ें थी वो प्रूफ हो गई थी क्योंकि प्रूफ होने का सवाल होता ही नहीं है एज़ पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी। तो अगर हम इनकी टाइमलाइन को देखते हैं नवंबर 23 2005 को सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बाई को पिक करा गया था गुजरात पुलिस के द्वारा। तो 3 दिन के बाद में नवंबर 26 को तो उनकी हत्या कर दी गई थी और यहाँ पे नवंबर 26 को हत्या सिर्फ़ हस्बैंड की हुई थी, कौसर बाई की हत्या अभी नहीं हुई थी। उनको ये था कि वो मिसिंग है और मिसिंग भी पुलिस के द्वारा मिसिंग थी। भई पुलिस ने जब पकड़ा है तो कौसर बाई भाग कैसे गई थी, है ना? तो इसका कोई ओर या छोर था ही नहीं। अब तुलसी राम जो कि उनके थर्ड पर्सन जो थे जिनको पुलिस के साथ में लिंक भी बोला जाता है, उनको भी पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था क्योंकि वो मेन क्या थे, भई अगर मान लीजिए मुझे पुलिस पैसे दे रही है, तो हो सकता है मैं पुलिस के अगेंस्ट एक दिन बोल जाऊँ। तो फाइनली उनका भी एनकाउंटर हो गया और फिर ये बोला गया था कि ये पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे। 2006 में एनकाउंटर हुआ था, तो लगभग 1 साल की बाद हुआ था एनकाउंटर ये। 2007 में जो था सीआईडी टेक ओवर कर लेती है प्रॉफ को, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है सीबीआई को प्रॉफ करने को। अच्छा इस केस में बस इतना हुआ था कि ये केस जो था गुजरात से फिर मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और वो भी देखिए 2012 में ट्रांसफ़र करा गया था। तब तक तो कहानी जो थी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिगड़ ही चुकी थी। 2010 में सीबीआई ने अरेस्ट किया था अमित शाह को लिंक्ड होने के लिए कि भई अमित शाह भी इस केस में जो है वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो 3 महीने के बाद पे बेल पे छूट गए थे। 2013 में सीबीआई ने फाइल करी थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और अगर 2014 की बात करें तो अमित शाह को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई थी। 2014 वह समय है जब बीजेपी भारी मतों से जीती थी और यहाँ पे उनको क्लीन चिट मिलनी ही मिलनी थी जो कि अंडरस्टूड है और 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था उनको। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2017 में ट्रायल हमारा बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, 2018 में ऑल बाइज अक्यूज्ड एक्विटेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस ही नहीं मिला, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे सब छूट गए थे इस केस में। अपील फाइल करी गई थी उनके भाई के द्वारा।
सोहराबुद्दीन के जो भाई थे, तो अपील का फिर ऐसे केस में फ़ायदा ही क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, क्रिमिनल की कहानी है। क्रिमिनल की कहानी है, यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े लोग जो हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, वो इन्वॉल्व हैं। उनके इन्वॉल्व होने के साथ में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना? कांग्रेस तो उस टाइम पे एकदम थी ही नहीं सीन में। अगर हम 2019-23 और अगर 2014 से बात करें, तो कांग्रेस काफ़ी डाउन जा चुकी थी। तो पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई और पॉलिटिकल पार्टी से फिर जो है यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। तो केस फिर क्या होना था? आप खुद सोचिए, केस तो क्लोज़ ही होना था, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं। इस केस में सबसे बुरा, ठीक है, मैं कहती हूँ कि क्रिमिनल्स को आप जो है सँभाल के नहीं रखेंगे, डेफ़िनिटली, सही बात है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई कौसर बाई के साथ में, बीइंग अ गर्ल, काफ़ी बुरा लगा। इसको पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है कि एटलीस्ट जो भी चीज़ें थी, ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं होनी चाहिए थी, जहाँ पर पुलिस को हम लोग जो है अपना समझते हैं कि वो हमारे क्या है, हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो ये कहानी जो थी इस केस में काफ़ी ज़्यादा दुःख दयनीय थी। तो इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। जेटी उत्पट जो थे, वो इस केस के शुरू होने से पहले ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जज जो है वो चेंज नहीं होगा। जबकि ब्रिज गोपाल हरिकिशन जो थे, उनकी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स हार्ट अटैक उनको आ जाता है। जो हार्ट अटैक से जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उनकी वहाँ मौत हो जाती है। तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं इस केस में, और कोई विटनेस ना होने की वज़ह से सब इसमें बरी हो जाते हैं और केस फाइनली क्लोज़ हो जाता है। तो वन्स अगेन मैं चाहूँगी कि आपसे कि आपका इस केस में क्या कहना है आपका, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मेरा कोई भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी ओपिनियन नहीं है। मैं सिर्फ़ जो भी आपके फैक्ट्स रखे जाते हैं, हिस्ट्री में रखे गए हैं, मैं रिसर्च करके उनको आपके सामने लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच।